रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के दिन भी बताया था और आज सुबह मैंने पोस्ट भी किया था और मैंने आप लोगों से पूछा था कि आज के दिन लाइव आना है, क्योंकि आप सब लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर 500 एपिसोड हो रहे हैं तो एक बार लाइव आ जाइए। तो आज का दिन मैंने लाइव आने का चुना है। तो रात 10 बजे हमने फाइनल किया है कि रात 10 बजे लाइव आएंगे। तो आप सब लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लाइव आ लिया जाता है लेकिन जो मेरे व्यूवर्स होते हैं उन तक पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि इस समय हम लाइव हैं, तो इसलिए वो देख नहीं पाते। बहुत सारे लोग बात को आते हैं। तो जो लोग भी क्राइम स्टोरी ये वाली सुन चुके हैं उन्हें मैं बता दूं कि रात के 10 बजे आप सब लोग टाइम से आ जाना, क्योंकि रात के 10 बजे जो लाइव सेशन होगा वो चालू हो जाएगा। आधा से यानी 30 से 45 मिनट का लाइव रखेंगे, ज़्यादा लंबा लाइव नहीं रखेंगे। और जितने भी आप लोग के सवाल रहेंगे, सारी चीज़ें आप लोगों से चिट चैट बातचीत होगी आज के इस वीडियो में। तो ये तो बस एक औपचारिक बात थी जो मैंने आप लोगों को बताई, लेकिन आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आप लोग को सोचने और समझने पे मजबूर करेगी। इंसान वासना की आग में कुछ इस कदर अंधा हो जाता है कि वो ना तो रिश्ते देखता है, ना नाते देखता है, ना जात देखता है, ना पात देखता है, ना ऊँच देखता है, ना नीच देखता है। और सेम कुछ आज की घटना के अंदर भी ऐसा ही हुआ। एक महिला जो बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा होता है कि इसका हंसता खेलता जो परिवार होता है ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, उजड़ जाता है। तो आखिर क्या हुआ था, क्या ख़ता थी इस महिला की, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बात करूं अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है मुजफ्फरनगर, और इसी मुजफ्फरनगर के अंतर्गत एक थाना आता है, रतनपुरी थाना। इसी रतनपुरी थाने के अंतर्गत एक जगह लगती है नगला पिठालकोर। ये जो नगला पिठालकोर जगह है, यहीं पर 10 नवंबर साल 2024 को सड़क पर पुलिस को एक शव मिलता है। पुलिस को नहीं बल्कि वहाँ के लोगों को एक शव मिलता है। अब जैसे ही लोगों को वो शव दिखाई पड़ता है तो वो जो लोग होते हैं घबरा जाते हैं। घबराने के बाद में ये देखने की कोशिश करते हैं कि भैया ये मृतक आदमी कौन है। तो किसी की भी पहचान में वो जो व्यक्ति था वो आ नहीं रहा था। लिहाजा तुरंत रतनपुरी पुलिस थाने में फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस थाने में फ़ोन किया जाता है। पुलिस जो थी वो इस पूरी घटना के बारे में सुनती है, तो उसके बाद में तुरंत घटना स्थल पर पहुंच जाती है। और घटना स्थल पर पहुंचने के बाद में पुलिस सबसे पहले उस पूरे क्राइम सीन को बहुत ही बारीकी से चेक करती है। बारीकी से चेक करने के बाद में जो डेड बॉडी थी उसे भी बहुत बारीकी से चेक किया जाता है, चूँकि देखने से ही पता चल रहा था कि जो डेड बॉडी दिखाई पड़ रही है इसकी किसी ने बड़ी ही बेरहमी से गला दबाकर हत्या की है। और उसके बाद में शव की पहचान न हो इसलिए इसके सर को कुचला गया है। अब जैसे ही पुलिस ये सारी चीज़ें चेक करती है, चेक करने के बाद में तुरंत उस घटना स्थल को बहुत ही बारीकी से चेक करने के बाद में उसे सील कर देती है। अब उसके बाद में जो डेड बॉडी थी उसको एकदम से इसकी तलाशी शुरू करती है। तो उस डेड बॉडी से कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे इस डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाती है। डेड बॉडी की शिनाख्त होती है एक व्यक्ति राकेश के नाम पर, जो कि इसी रतनपुरी थाने के जो बुड़ाना क्षेत्र है, बुड़ाना क्षेत्र जो को बुड़ाना थाना अलग है, तो यहीं पर एक राजपुर छातपुर नाम का गांव है। यहीं पर राजपुर छातपुर नाम के राकेश के नाम पर इस डेड बॉडी की पहचान होती है। लिहाजा पुलिस जो थी वो राकेश के घर पर पहुंचती है। राकेश के जब घर पर पहुंचती है तो वहां पर उसकी पत्नी इंदिरा होती है। इंदिरा से कहा जाता है कि तुम्हारे पति की इस तरीके से डेड बॉडी मिली है, तुम्हारे पति कहाँ गए थे, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं? क्योंकि 10 नवंबर साल 2024 की ये बात है और गाँव वालों ने, सब लोगों ने बताया था कि 7 नवंबर को ही जो व्यक्ति राकेश था वो घर से लापता था, यानी किसी ने उसे देखा नहीं। लिहाजा पुलिस थी वो इंदिरा से पूछताछ करती है, तो इंदिरा भी यही कहती है कि वो काम के सिलसिले में गए हुए थे, मुझे नहीं पता था कि उनके साथ में क्या होने वाला है या फिर क्या हो गया, इस बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं। अच्छा, जो पुलिस होती है वो इंदिरा को लेके जाती है, उसके बाद में डेड बॉडी की शिनाख्त कराती है, तो इंदिरा भी पहचान कर लेती है। उसके बाद में जो डेड बॉडी थी इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर सबसे पहले पुलिस इंदिरा से ही पूछताछ करती है। इंदिरा से पूछताछ करती है तो इंदिरा पुलिस को वही बातें बताती है जो उसने वहाँ पर बताई थी, अपने घर पे बताई थी। वो पुलिस से कहती है कि उसके जो पति हैं 7 नवंबर को घर से निकले थे और ये कहकर गए थे कि वो काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहे हैं, 2-4 दिन में लौट आएंगे। मैंने भी उसमें ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं थी। मैंने कहा था कि जल्दी काम फिनिश कर घर आ जाना, क्योंकि तुम्हारे बिना घर पर अच्छा नहीं लगता है। अब इंदिरा कहती है कि मेरे पति के साथ में इस तरीके की अनहोनी हो जाएगी साहब, मुझे नहीं पता था। और इतना कहते ही इंदिरा जो थी वो चीखे मार मार कर, दहाड़े मार मार कर रोने लग जाती है।
जो पुलिस थी वो इंदिरा को दिलासा देती है, दिलासा देते हुए कहती है कि तुम जो होना था वो हो गया, अब होने को कौन टाल सकता है, लेकिन जो भी कातिल है उस कातिल को हम छोड़ेंगे नहीं। जो कातिल है पुलिस की गिरफ्त में आएगा, लिहाजा तुम केस दर्ज कराओ, FIR कराओ। तो जो इंदिरा होती है वो FIR कराती है। उसके बाद में जो डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई थी, उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी हो जाता है। डेड बॉडी इंदिरा को सौंप दी जाती है। इधर जो बुढ़ाना क्षेत्र के जो राजपुर छातपुर गांव है, इस गांव में पुलिस अन्य लोगों से भी पूछताछ करती है। जितने भी अन्य लोग होते हैं वो पुलिस को तरह तरह की बातें बताते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। इसी बीच में पुलिस को कहीं ना कहीं इंदिरा के ऊपर शक भी होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसी बातें बता रहे थे जिससे पुलिस का जो शक था वो इंदिरा के ऊपर जा रहा था। लेकिन इंदिरा से ऐसे ही पूछताछ करना पुलिस सोचती है कि ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पति की अभी मौत हुई है, तो अभी वो सदमे में है। एकदम से जाके उससे इस तरीके से पूछताछ करना कि तुम्हारा कत्ल में तुम्हारा कुछ हिस्सा है, कत्ल में तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट है, वगैरह वगैरह। लिहाजा जो पुलिस थी अब इस पूरे मामले को बहुत दूर से घेरने की कोशिश करती है। इंदिरा से पूछती है कि तुम्हारे पति की किसी से कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी, या फिर हाल फिलहाल में किसी के साथ में कोई झगड़ा हुआ या फिर नहीं। तो जो इंदिरा होती है वो कहती है कि साहब मेरे जो पति थे ये बहुत सीधे साधे आदमी थे, ना इनका किसी के साथ में कोई झगड़ा था, ना हाल फिलहाल में कोई ऐसा झगड़ा हुआ, ना किसी के साथ में कोई लेना देना था। हम तो बस छोटे मोटे लोग हैं, तो ऐसा तो किसी के साथ में कुछ भी नहीं है। हत्या किसने की है साहब इसके बारे में कुछ नहीं पता। इंदिरा जो थी पुलिस को फिर से घुमा देती है। अब पुलिस जो थी वो इस गांव के अंदर अपनी मुखबिर एक्टिव कर देती है। जब पुलिस मुखबिर एक्टिव करती है तो पुलिस को यहाँ पर एक नाम पता चलता है, और ये नाम ताहिर का होता है। अब जैसे ही ताहिर का नाम पुलिस को पता चलता है कि ताहिर हो सकता है कि उसने राकेश की हत्या की हो, अब पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ताहिर का क्या मोटिव हो सकता है। तो यहाँ पर पुलिस को मुखबिरों के द्वारा और गांव के कुछ अन्य लोगों के द्वारा कुछ ऐसी बात पता चलती है जिससे पुलिस सीधा जाकर इंदिरा को उठा लेती है। उठाने के बाद में इसे पुलिस थाने लेके आ जाती है, और पुलिस थाने लाने के बाद में इंदिरा से पूछताछ करती है। तो इंदिरा जो थी पुलिस को थोड़ी देर तो घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन जब पुलिस अपनी सख्ती इंदिरा के ऊपर दिखाती है तो जो इंदिरा थी ये टूटती है, और टूटने के बाद में एक नाम बताती है। और ये नाम वही नाम होता है जो पुलिस को गाँव के अंदर पता चला था। ये नाम ताहिर का होता है। अब जैसे ही पुलिस को ताहिर का पता चलता है, पुलिस ताहिर की तलाश चालू करती है। अब जैसे ही पुलिस ताहिर की तलाश करती है तो ताहिर जो था वो नगला रोड पर मिल जाता है पुलिस को, और वहाँ से ताहिर के साथ में उसका चचेरा बहन अनीस भी मिल जाता है, जो कि इसी बुहाड़ थाना क्षेत्र के बिराल गांव का रहने वाला है। भट्टे पर ये ठेकेदारी करता है। इसके पास में एक स्विफ्ट गाड़ी है। पुलिस इन दोनों को भी उठाती है, इंदिरा को भी उठा चुकी थी। अब तीनों जो थे पुलिस की कस्टडी में थे, और इन तीनों से ही पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है। तो ये तीनों पुलिस को घुमाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। हालांकि इंदिरा तो पुलिस के सामने टूट गई थी, लेकिन जो ताहिर था और जो अनीस था ये पुलिस को भरपूर घुमाने की कोशिश कर रहे थे। अब चूँकि पुलिस को इंदिरा सब कुछ बता चुकी थी, इसलिए पुलिस जानती थी कि ताहिर इस कत्ल में इन्वॉल्व है। इसलिए पुलिस जो थी वो ताहिर से कहती है कि देखो तुम्हारी जो माशूका इंदिरा है उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया है। अब बेहतर यही होगा कि तुम भी अपने रास्ते में ज़्यादा कठिनाई ना लेके आओ और सब कुछ पुलिस को सच सच बता दो, जिससे तुम्हारा रास्ता भी आसान हो जाएगा। तो उसके बाद में ताहिर भी पुलिस के सामने टूट जाता है, और वो भी राकेश की कत्ल की बात कबूल कर लेता है। दरअसल इंदिरा पुलिस को जो कहानी बताती है उस कहानी के अनुसार जो राकेश था उसकी शादी इंदिरा के साथ में कई साल पहले हुई थी। राकेश मेहनत मजदूरी का काम किया करता था, कई बार घर से मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर जाया करता था, और उस दौरान इंदिरा जो थी वो घर पे अकेले ही हुआ करती थी। तो अकेले में उसका टाइम पास नहीं होता था। इसी समय उसके घर पर एक दूध वाला आया करता था। इस दूध वाले का नाम ताहिर था। ताहिर अक्सर उसके घर पर दूध लेकर आया करता था। अब इसी से वो इंदिरा से भाभी भाभी कहकर बात किया करता था, कभी कभी हंसी मजाक कर लिया करता था। इसी हंसी मजाक में, इसी डबल मीनिंग में जो इंदिरा थी ये ताहिर से सेट हो जाती है। उसके बाद में इंदिरा और ताहिर एक दूसरे के साथ में उन रिश्तों में आ जाते हैं जिसको समाज बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देगा। इंदिरा और ताहिर एक दूसरे के साथ में उन रिश्तों में आ चुके थे। अब ये जो बातें थी राकेश के पीठ पीछे हो रही थी, राकेश को इन बारे में बिल्कुल भनक भी नहीं थी। अब आए दिन जब कभी भी राकेश अपने घर से बाहर जाता है, इंदिरा तुरंत ताहिर को कॉल करती, ताहिर दूध देने के बहाने आता और उसके बाद में इंदिरा के साथ में शारीरिक संबंध बनाता और चला जाता। इसी तरीके से समय गुजरता रहता है, और एक बार जब ये शारीरिक संबंध बनने का सिलसिला शुरू होता है तो फिर उसके बाद कभी रुकने का नाम नहीं लेता। अब आए दिन इंदिरा और ताहिर के बीच में शारीरिक संबंध बनने थे, और इसके बारे में राकेश को भनक तक नहीं थी। लेकिन जो राकेश था आखिरकार उसको एक दिन हल्की सी भनक लगती है। गांव के कुछ लोगों से बताते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी इंदिरा है, जब तुम घर पर नहीं होती हो तो उस समय ये ताहिर को घर के अंदर बुलाती है, और काफ़ी देर के बाद घर से ताहिर निकल के जाता है। जब ये बातें राकेश को पता चलती हैं तो वो अपनी पत्नी इंदिरा से इस बारे में बातचीत करता है।
तो इंदिरा आग बबूला हो जाती है। वो कहती है कि तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो, तुम मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हो और तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो, लोगों की बातों में आ रहे हो। लोगों का काम है लड़ाना, लोगों का काम है घर तोड़वाना, और इसी तरीके से वो तुम्हारा और हमारा घर तोड़वाना चाहते हैं। लेकिन जो राकेश था उस समय तो इंदिरा की बात पर भरोसा कर लेता है, लेकिन चूंकि गांव वालों ने बताया था तो उस पर भी यकीन था, इसलिए राकेश अब इंदिरा का चोरी चुपके उसकी जासूसी करने लगता है। और उसके बाद में एक दिन वो अपनी पत्नी इंदिरा से ये कहकर जाता है कि वो किसी काम के सिलसिले में जा रहा है और बहुत जल्द ही लौट आएगा, हो सकता है कि शाम हो जाए। अब इंदिरा ये समझती है कि अगर गया है तो 1-2 घंटे में तो आएगा ही। अब ताहिर जो था चूंकि बगल का ही रहने वाला था, इसलिए ताहिर को कॉल कर देती है कि पति जो है बाहर गए हुए हैं, हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, तुम आ जाना। अगर वो आ भी जाएंगे तो मैं कह दूंगी कि दूध देने आए थे। इसलिए जो इंदिरा थी ताहिर को बुला लेती है। उसके बाद में ताहिर इंदिरा के साथ में शारीरिक संबंध बना ही रहा होता है कि उसी समय राकेश पीछे से आ जाता है और राकेश इंदिरा से कहता है कि मैं इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था और तुम तो मुझसे ऐसे ऐसे कह रही थी और अब ये क्या है। तो उसके बाद में इंदिरा जो थी वो जो राकेश था उसके हाथ पैर जोड़ने लगती है। ताहिर मौका देखते ही वहाँ से फरार हो जाता है। अब राकेश जो था वो इंदिरा को माफ़ कर देता है, लेकिन जब कभी भी ये शराब पी कर आता तो इसके जहन में वो सारी बातें आती और ये अपनी पति इंदिरा के साथ में मार पिटाई करने लगता है। मार पिटाई से इंदिरा इतनी ज़्यादा ऊब जाती है, इतनी ज़्यादा तंग आ जाती है कि ताहिर को एक दिन कॉल करती है और कॉल करने के बाद में कहती है कि मैं अपने पति राकेश से तंग आ चुकी हूँ। वो अक्सर मुझे शराब पीकर गाली देता है, मारता है, तोड़ता है, और तुम मुझसे अगर प्यार करते हो तो मुझे राकेश से बचा लो। ताहिर कहता है क्या किया जाए। तो इंदिरा जो है वो अपने पति राकेश के कत्ल की प्लानिंग उसे बताती है। ताहिर पहले तो मना करता है, लेकिन चूंकि उसके ऊपर भी भूत सवार था, उसके ऊपर भी जिन सवार था, वो भी इंदिरा से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। मोहब्बत तो इसको नहीं कह सकते, बल्कि इसको बस जिस्मों की भूख कह सकते हैं। इसलिए इंदिरा और ताहिर एक दूसरे के प्रति इतने ज़्यादा आकर्षित थे कि इतने ज़्यादा खो चुके थे एक दूसरे में कि ये राकेश के कत्ल की प्लानिंग कर लेते हैं। और उसके बाद में जो इंदिरा थी सारी लोकेशन ताहिर को बताती रहती है। ताहिर अपने चचेरे बहन हुए अनीस को अपने साथ बुलाता है और 7 नवंबर को ही अनीस की स्विफ्ट गाड़ी लेकर ताहिर उसे बुला लेता है। उसके बाद में गांव के बाहर राकेश को ताहिर कॉल करके बुलाता है कि आ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद में राकेश जाता है, ताहिर और ये सब लोग बातचीत करते हैं। उसके बाद बुढ़ाना पहुंच जाते हैं। बुढ़ाना पहुंचने के बाद में एक होटल में खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में ऐसा कुछ होता है कि ये लोग वहाँ पर बैठकर काफ़ी ज़्यादा शराब पीते हैं। और जब शराब ज़्यादा पी लेता है राकेश, तो उसी समय जो ताहिर था राकेश को आगे वाली सीट पर बिठाता है, ताहिर पीछे बैठता है, अनीस गाड़ी चला रहा होता है। और उसी समय ताहिर अपनी जेब से रस्सी निकालता है और इस राकेश के गले में डाल देता है। गले में डालने के बाद में दोनों पैरों से दबाकर उस रस्सी को खींचने लगता है। रस्सी का दबाव इतना ज़्यादा था कि राकेश की मौके पे ही मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो उसके बाद में नगला पठालकोर के पास में ये लोग उसके शव को वहाँ पर फेंकते हैं और फेंकने के बाद में 9-11 हो जाते हैं। इन लोगों ने सोचा था कि बड़े ही प्लानिंग के साथ में कत्ल किया गया है, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन जैसे दोस्तों मैंने आप लोग को कल के दिन परसों के दिन बताया था कि परफेक्ट क्राइम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इंसान चाहे कितने ही सतर्क होकर प्लानिंग के थ्रू कत्ल कर दे, लेकिन कत्ल होता है और वो एकदम समाज के सामने उजागर ज़रूर होता है। इसी तरीके से ये जो कत्ल था उजागर हुआ और आप लोगों ने देखा कि इंदिरा ने एक दूध वाले की मोहब्बत में आकर, उसके साथ में अवैध संबंधों में आकर अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ लिया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लीजिए। सो दोस्तों, जो कमेंट्स हैं उसमें जयप्रकाश सिंह हैं, लिखते हैं मलिक भाई नमस्कार, मेरा भी नाम ले लिया करो, मैं भी आपको सपोर्ट करता हूँ और संस्कार की मदद करता हूँ। ज़िला हमीरपुर यूपी से देखता हूँ आपकी वीडियो जो कि बहुत अच्छी होती हैं, अच्छी कहानी अच्छी लगती हैं। तो जयप्रकाश सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमीरपुर से हमारी कहानी सुनते हैं। स्टेटस फॉर यू हैं, लिखते हैं ये कहानी हमने बहुत चैनल पर सुनी, लेकिन आपकी तफ्तीश बहुत अच्छी लगी सर, इसको फॉलोअप भी सुनाते रहना भाई। तो जी स्टेटस फॉर यू मैं कोशिश करूँगा कि जो भी इसमें अपडेट होगी वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। उसके बाद में रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस कहानी। तो रिजवान अंसारी जी आपका शुक्रिया। सतबीर हैं, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं, शुक्रिया। साजिद जी लिखते हैं एक्सप्लेन, तो बहुत शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। एक खान है, लिखते हैं जावेद भाई कहानी बहुत अच्छी लगी, 500 एपिसोड हो गए हैं माशाल्लाह, आप भी सलामत रहें। तो जावेद एक खान जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद आमिर हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम जान, बहुत अच्छा लगता है। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं 500 एपिसोड पूरे होने की बहुत बहुत बधाई। तो राजपुरा खबरनामा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शील निधि हैं, लिखते हैं कहानी अच्छी लगी, बादल को कानूनी प्रक्रिया से जाना चाहिए था, प्यार हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है। बहुत अच्छी बात कही आपने शील निधि जी, आपका शुक्रिया। सरफराज सिद्दीकी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, डेली सुनता हूँ लेकिन कमेंट्स नहीं कर पाता, ये कहानी बहुत अच्छी है।
तो सरफराज सिद्दीकी जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है नक्षत्र सिंह का है, लिखते हैं भाई साहब नमस्कार, मलिक साहब वास्तव में आपकी आवाज़ में जादू है, भगवान करे कि मेरी नज़र ना लग जाए, सदा ऐसे ही भगवान आपको बनाए रखे। तो भैया नक्षत्र सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, नाइस स्टोरी मेरे छोटे भाई। तो हसीबुल अंसारी जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे लाल दुबे हैं, लिखते हैं मलिक भाई नमस्कार, कहानी अच्छी लगी, तो बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, विजयनगर राजस्थान से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। हारून अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं दुबई से सुनता हूँ, तो वालेकुम सलाम, शुक्रिया। SKD हैं, लिखते हैं ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 500 एपिसोड कंप्लीट, तो भैया बहुत शुक्रिया। शरीफ मोहम्मद है, लिखते हैं मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन 500 एपिसोड, बाई चांस आई एम फ्रॉम अलीगढ़ टोंक एंड राजस्थान एंड 500 एपिसोड रिलेटेड टू अलीगढ़। तो बहुत अच्छा कहा आपने, आप भी अलीगढ़ के हैं और 500 एपिसोड जो है वो आपको डेडिकेट हो गए। रवि गवाला है, लिखते हैं आपने तो दिल जीत लिया, तो रवि जी आपका शुक्रिया। सुनील त्यागी कहानी सुनते हैं बुलंदशहर से, आप बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कल का इंतज़ार रहेगा, लाइव आओगे? मैं इंतज़ार करूँगी 11 बजे, तो 10 बजे लाइव आ रहे हैं तनवी जी, आपका शुक्रिया। उसके बाद में अदनान अब्दुल रज़ाक हैं, लिखते हैं मलिक भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, हर कंट्री के अपने कानून होते हैं, आपके अलग हमारे अलग, और सही और गलत मुल्क में होते हैं। तो बहुत अच्छी बात कही आपने, खैर अदनान अब्दुल रज़ाक जी। उसके बाद में गोल्डन वाला हैं, लिखते हैं अगर सना रानी किसी दवा में अगर बोल रही है तो वो कल वाला जो कमेंट्स था वो इस पर भी लागू होता है, बहुत अच्छी बात है। राजेंद्र कुमार हैं, लिखते हैं भाई साहब नमस्कार, तो शुक्रिया आपका। दी वरेस्टर हैं, लिखते हैं भाई प्यार भी एक क्राइम होता है और मुझे तो ये क्राइम बस हो ही जाता है, हर महीने हो जाता है, तो बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद में बालेश्वर लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, कहानी सुना अच्छा लगा, लेकिन जो मैं बात इतने किया उससे बगैर पूछे पाकिस्तान चला जाना कितना गुनाह है, जो गलती करेगा भुगतेगा, ऐसा ही, लेकिन माँ बाप का क्या, वो तो रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही बालेश्वर बिहारी आपने, क्योंकि इंसान को बहुत ही सोच समझ कर कुछ भी करना चाहिए। सो दोस्तों ये थी कहानी और ये थे आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा और दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और 10 बजे भी आप लोगों के साथ में लाइव मिल रहा हूँ, तो आप लोग इंतज़ार करिएगा।